कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पे है। इस चुनाव में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के बेंगलुरु में मेगा रोड शो करते हुए नजर आए। उनका ये रोड शो 13 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरा और प्रधानमंत्री के रोड शो में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और जगह जगह उनका फूलों से स्वागत किया गया। तो रोड शो की ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, उनके काफिले पे फूल बरसाए गए। दिग्गज चुनावी मैदान में हैं, सभाएं, सम्मेलन, समीक्षाएं, रोड शो किए जा रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री संदीपान भुमरे के शासकीय सचिव सुधाकर काकड़े वर्ष 2020 से उद्धव ठाकरे सरकार के कार्यकाल में मंत्री भुमरे के स्वयं सचिव नियुक्त किए गए थे और अभी शिंदे सरकार के कार्यकाल में भी सुधाकर काकड़े को कायम रखा गया। वैसे तो सुधाकर को कार्यकाल में यानी जो कार्यालय है उसमें मंत्री जी के काम की देखभाल करनी होती है, लेकिन सुधाकर कैबिनेट मंत्री के पारिवारिक विदेशी शराब के ठेके पर शराब बेचने का काम करते हैं, जिसकी जानकारी न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता को मिली थी। जिसके बाद इस खबर को गंभीरता से लेते हुए हमारे संवाददाता ने छानबीन को आगे बढ़ाया तो सुधाकर काकड़े के बारे में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। और खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां पुणे के वघोली में देर रात शादी में लगने वाले सामान के गोदाम में आग लग गई, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गोदाम में शादी समारोह में इस्तेमाल होने वाले सजावट का सामान था जो आग की चपेट में आ गया। इसमें लाखों का नुकसान हुआ और कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। और छातापुर प्रखंड के माधोपुर पंचायत में WPU का शुभारंभ किया गया। WPU का शुभारंभ सुपौल सांसद दिलेश्वर कामेत के द्वारा किया गया। इस दौरान पंचायत की मुखिया इशरत परवीन एवं मुखियापति मोती अहमद के संचालन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सांसद समेत मौजूद मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया, सम्मानित किया गया। वहीं सांसद ने बताया कि WPU के शुभारंभ होने से गाँव जो है वो स्वच्छ होगा और स्वच्छता फैलेगी। सुपौल जिला में हमारे जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं इस पर काफी ध्यान दिए हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं जो हमारे इस जिला का जो पंचायत है वह स्वच्छ रहे, पंचायत के जो निवासी हैं वो स्वस्थ रहे और स्वच्छ पंचायत के निवासी रहे। इसके लिए यह जो आपको जो बनाया गया है यहाँ का, और लोगों को यह आदेश दिया जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप अपने घर का गीला कचरा अलग रखें, सूखा कचरा अलग रखें और इसके लिए कर्मचारी नियुक्त है। आपके दरवाजे से वो लोग कलेक्ट करेंगे, यहाँ रखेंगे, इसका प्रोसेसिंग होगा, इसको सेल किया जाता है। इससे भी इसमें जो है जो पैसे आते हैं और राजस्व की वृद्धि होती है इसमें, और सरकार को इसमें पैसे आते हैं। और खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां सांसद सुशील कुमार सिंह पर अपराधियों ने पिस्टल तान दी। मामला लूट की घटना से जुड़ा है, जिसमें एक महिला से चेन लूटकर भाग रहे 3 सड़क लुटेरों को उन्होंने हथियार के साथ लगभग 10 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद दबोचा। सांसद ने ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि सासाराम से NH2 के रास्ते होकर लौटने के दौरान जैसे ही बारून थाना क्षेत्र के सोनपुल पे पहुंचा तो देखा कि एक बाइक पे सवार 3 बदमाश एक महिला से लूट की वारदात को अंजाम दे के भाग रहे थे। महिला ने रोते हुए सांसद से गुहार लगाई, जिसके बाद लुटेरों का पीछा किया गया। और खबर बिहार के वैशाली से है, जहां जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के बिदुपुरा में पहुंचे प्रशांत किशोर ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, नीतीश और बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बिहार की दुर्दशा के यही मुख्य कारण है, शिक्षा, जमीन और पूंजी का नहीं होना। इसके लिए कांग्रेस, लालू, नीतीश और बीजेपी जिम्मेदार है। इस रास्ते पर आप पिछले 50 साल से चल रहे हैं, इस रास्ते पर चल के तो आपका भला नहीं हो सकता है।
पिछले 50 साल में बिहार में 27 अलग अलग लोग मुख्यमंत्री बने। अगर ये इस रास्ते पर चल के भला होना होता तो कोई ना कोई सुधार देता। कुछ लोग को लग रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है, नेता अच्छा नहीं है, इसलिए बिहार में विकास नहीं हो रहा। ये बात भी गलत है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है, सब राज्य में भ्रष्टाचार। और बिहार में जातीय जनगणना पे पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा रखी है। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बताया जा रहा था। कोर्ट से लगी रोक के बाद सरकार ने इस मामले पर सुनवाई के लिए कल अपील की थी, जिसके बाद न्यायालय ने 9 मई की तारीख तय की है। बता दें कि बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में जो याचिका दी है उसमें कहा गया है कि पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार के पास जाति आधारित गणना कराने का वैधानिक अधिकार नहीं है, लिहाजा 3 जुलाई को उस पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं है। ऐसे में जनहित याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर 3 जुलाई के पहले ही अदालत को निष्पादन कर देना चाहिए। तो रोक के बाद भी सरकार ने तुरंत सुनवाई की अपील की है और 9 तारीख को अब मामले में सुनवाई होगी। तो जातीय जनगणना पर रोक के बाद सियासत बिहार की जो है वो भी काफी गर्मा गई और रोक के बाद सरकार ने अब तुरंत सुनवाई की अपील की। इसको लेकर याचिका दायर की गई और उसमें 9 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी। और बजरंग दल पर हो रही सियासत को लेकर बीजेपी एक तरफ बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से कर रही है, तो वहीं नीतीश कुमार को खुला चैलेंज दे दिया गया है कि बजरंग दल को बैन करके दिखाएं। इसी मामले पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से सवाल पूछा गया, तो चिराग ने कहा कि नीतीश की ताकत है तो फिर बैन करके दिखाए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने कहा कि जेडीयू सांसद मांग क्या कर रहे हैं, राज्य में उनकी सरकार है, अगर ताकत है तो बैन करके दिखाएं। किसी भी संगठन को सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए, उसके नाम को इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी करना सरासर गलत है। मैं बार बार यही कहता हूँ, क्या सही में ज्वलंत विषय समाप्त हो गए? कर्नाटका में क्या और कोई विषय नहीं रहा विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस के पास कि भाई आप इस तरीके के विषय को आप उठाएंगे? क्या कर्नाटका में बाकी तमाम समस्याओं का समाधान हो गया? और आज आपको कर्नाटका सुनाई दिया तो तुरंत यहाँ पे विपक्ष के लोग शुरू हो गए कि भाई बिहार में भी घटना बताइए ना, किस आधार पर आप ये करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं भैया? किसी धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बिहार की सियासत में खलबली मची हुई है। लगातार पार्टी कार्यकर्ता इस पर एक से बढ़कर एक बयान उनके सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में अब पक्ष विपक्ष के बयान सामने आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर अब विधायक हरिभूषण ठाकुर ने बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा दिए गए बयान पर रिएक्शन दिया, पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब अध्यात्म में आकर लोग भगवान के सामने नाच नहीं गए तो ये मनुष्य भी क्या मनुष्य है। देखें, जिसकी दृष्टि जैसी होती है, कीर्तन का उल्टा क्या है? कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। भाव में आकर के आदमी जब नाचा नहीं, गाया नहीं, तो वो भी मनुष्य है। आध्यात्मिकता का एक अंग है कीर्तन, नर्तन आध्यात्मिकता का अंग है। लेकिन आध्यात्मिकता से तो मंत्री जी को कुछ लेना देना नहीं है। जीवन भर किए हैं अवैध काम। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दूसरे धर्म पर भी बोल करके जरा देखें। खबर बिहार से है, जहां सीतामढ़ी से, जहां पे भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि वो भारतीय पहलवान जिन्होंने भारत माँ का मान सम्मान बढ़ाया, सिर गर्व से ऊंचा किया, उन्हें दिल्ली पुलिस सड़क पे पीट कर भारत का नाम बदनाम कर रही है। बेरोजगार लोग हैं, जिसको रोजगार नहीं है, जिसको कोई कारोबार का उपाय नहीं है, ऐसे लोगों को दबाया जा रहा है। अब मात्र जो है
10 से 15% लोगों को इस मुल्क में तरजीह दी जा रही है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को और नरेंद्र मोदी के जो सांसद है ब्रिजभूषण सिंह, उसको अविलंब जो है अरेस्ट करना चाहिए। नरेंद्र मोदी को अरेस्ट करवाना चाहिए और अरेस्ट करवा के उनको जेल की 4 दीवारियों में बंद करना चाहिए, जिससे देश की आबरू बच सके, देश के बेटी की आबरू बच सके। ये लोग बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं राम की, ये लोग बात करते हैं सीता की, ये लोग बात करते हैं पार्वती की। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर में महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि आमजन को महंगाई की मार से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। राज्य में महंगाई राहत कैंप के माध्यम से 10 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से देश भर में सामाजिक सुरक्षा कानून लागू करने का आग्रह भी किया। आरा के महाराजा कॉलेज सभागार में नई आशा द्वारा राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति के सफल अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया और विद्यार्थियों की तैयारी आरंभ अकेडमी के निर्देशन में कराया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर समाहर्ता मनोज कुमार झा ने कहा कि छात्रवृत्ति मिलने के बाद आत्मविश्वास बढ़ता है, जो जीवन के संघर्ष में महत्वपूर्ण साधन के बतौर सहयोगी बनती है। तो निकाय चुनाव का पहला चरण खत्म होने के बाद सभी पार्टियां अब दूसरे चरण की तैयारी में जुटी हैं। बीजेपी की तरफ से टिकट बंटवारे पर नजर डाली जाए तो देखा जा सकता है कि बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का आरोप लग रहा है और वहीं बीजेपी ने बागी बिठाओ अभियान को शुरू कर दिया है, जिसके जरिए बागियों को मनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का आरोप, टिकट न मिलने से नाराज हुए कार्यकर्ता, बीजेपी ने चलाया मिशन बागी बिठाओ अभियान। बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी पर लंबे समय से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण कर मतदाताओं को लामबंद करने का आरोप लगता रहा है। संसदीय और राज्य विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों के नामांकन में ये दिखाई भी देता है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव में जातिवार प्रतिनिधित्व की बात आती है तो लगता है कि पार्टी आखिरकार पिछली गलतियों पर ध्यान दे रही है। निकाय चुनाव में बीजेपी अपने पुराने रंग में है, उसे सिर्फ जिताऊ प्रत्याशी चाहिए। यही वजह है कि बीजेपी ने अनारक्षित सीटों पर भी पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार उतारे। बहुत सारे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अन्य दलों से आए। पार्टी के अंदर आगरा से लेकर लखनऊ तक कई जनपदों में टिकट को लेकर बगावत भी देखने को मिली। कई नेता पार्टी के विरोध में भी खुलकर सामने आए। उन्होंने बीजेपी से टिकट न मिलने पर निर्दलीय नामांकन भरा। ऐसे में पहले चरण के लिए नामांकन वापसी के आखिरी दिन बीजेपी ने मिशन बागी बिठाओ अभियान चलाया और बागियों को समझा बुझाकर उनका नामांकन वापस कराया। लेकिन अब भी कई नेताओं की बगावत कायम है। टिकट को लेकर पार्टी में बढ़ती बगावत को देखते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तमाम जिलों में बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी। हालांकि इसमें बीजेपी को काफी हद तक सफलता भी हासिल हुई। बागियों को भरोसा दिलाया गया कि भले ही उनके टिकट कटे हो, लेकिन पार्टी और सरकार में उन्हें उचित तरीके से समायोजित किया जाएगा। साल 2017 निकाय चुनाव से बेहतर करने पर नजर। साल 2017 में सपा नहीं बना पाई थी एक भी मेयर। मुस्लिम यादव समीकरण और दलितों को जोड़ने में लगे अखिलेश। वहीं अगर सपा की बात करें तो साल 2017 के निकाय चुनाव में सपा एक भी मेयर बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी। हालांकि उसने नगर पालिका और नगर पंचायत के चेयरमैन जरूर बना लिए थे। खैर 2022 में लगातार दोबारा हारने के बाद सपा का मनोबल जरूर टूटा था, लेकिन जब शिवपाल यादव भी आकर अखिलेश यादव के साथ डट गए तो सबको उम्मीद थी अब सपा बीजेपी को वही टक्कर देगी जो एक विरोधी दूसरे विरोधी को देता है। अखिलेश यादव ने दलितों के बड़े नेता काशीराम की मूर्ति का अनावरण करके मुस्लिम यादव के समीकरण में दलितों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश की। बसपा के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान। साल 2017 निकाय चुनाव में बसपा ने जीते 2 मेयर।
खतरे में है बसपा का जनाधिकार। इसके साथ ही बसपा का भी प्रदर्शन पिछले कुछ सालों में लगातार गिरता जा रहा है। साल 2017 के निकाय चुनाव में अलीगढ़ और मेरठ जीतकर अपने 2 मेयर बना लिए थे, लेकिन इस बार बसपा की राह पर कई चुनौतियां हैं। एक तो ये कि बसपा के राजनीतिक भविष्य पर सवालिया निशान तो है ही, दूसरा ये कि दलितों को मुख्य धारा में रखने वाली राजनीतिक पार्टी का जनाधिकार भी खतरे में पड़ रहा है। जहां एक तरफ बीजेपी साम दाम दंड भेद के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं सपा और बसपा निकाय चुनाव में जीत के सहारे अपनी फीकी पड़ रही राजनीति को धार देने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि राजनीति के इस अखाड़े में कौन सबसे सटीक दांव चलेगा और जनता के मुद्दों को साध पाएगा। सियासत के इस उठापटक में कौन किस पर भारी पड़ेगा और वोट बैंक की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। आगामी 11 तारीख को दूसरे चरण के मतदान के बाद 13 मई को परिणाम आने के बाद साफ हो जाएगा कि 2024 में होने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी फ्रंट फुट पर रहेगी और कौन बैक फुट पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो निकाय चुनाव का पहला चरण खत्म होने के बाद सभी पार्टियां दूसरे चरण के लिए जोर शोर से जनसभाएं कर रही है। सभी राजनीतिक पार्टियों की टिकट बंटवारे पर नजर डाली जाए तो देखा जा सकता है कि किस तरह पार्टियां वोट बैंक बढ़ाने और लोकसभा चुनाव 2024 को साधने में जुटी हैं और उसी को ध्यान में रख के निकाय का समीकरण बनाया जा रहा है। निकाय चुनाव का रण, कौन लहराएगा परचम। 24 की तैयारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। निकाय तो रुझान, 24 में असली इम्तिहान। उत्तर प्रदेश में हो रहे निकाय चुनावों को आगामी 2024 आम चुनावों के सेमीफाइनल की तरह से देखा जा रहा है। शायद यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों में कई तरह के प्रयोग कर रही हैं। निकाय चुनाव के बहाने सभी पार्टियां जमीन पर अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहती हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी स्थानीय मुद्दों को छोड़कर बुलडोजर और एनकाउंटर जैसी कानून व्यवस्था को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी ने करीब 350 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारकर नया प्रयोग किया है। इसी के साथ केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी स्थानीय निकायों में मजबूत होकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का नारा भी दे रही है। भाजपा की तरफ से सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा संभाल रखा है। जगह जगह चुनावी जनसभा और रैलियां करके मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी के कैबिनेट मंत्री से लेकर संगठन के पदाधिकारी तक सब अपनी अपनी ताकत के साथ मैदान में उतरकर कमल के निशान पर मोहर लगाने की अपील कर रहे हैं। बीएसपी दलित प्लस मुस्लिम समीकरण, 17 नगर निगमों में से 11 मुस्लिम उम्मीदवार। सामाजिक अंकगणित साधने में लगी बसपा सुप्रीमो। मुसलमानों के साथ बसपा की सोशल इंजीनियरिंग। बीएसपी चीफ मायावती इन दिनों मुस्लिम मुद्दों पर ज्यादा मुखर है। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है। वैसे वो पिछले काफी समय से दलित प्लस मुस्लिम समीकरण बनाकर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के मौके पर उन्होंने खुलकर कहा था, अगर 23% अनुसूचित जाति और 18% मुसलमान बीएसपी के साथ आ जाते हैं तो 41% का ये वोट बैंक केंद्र से लेकर प्रदेश तक में अपनी सरकार बनाने का अस्थायी फार्मूला बना लेगा। लेकिन उनका ये फार्मूला नहीं चला। बसपा प्रदेश में लगातार हाशिए पर जाती गई। निकाय चुनाव में उन्होंने एक बड़ा दांव चला है। प्रदेश के कुल 17 नगर निगमों में से उन्होंने 11 के लिए अपने मुस्लिम उम्मीदवार बनाए हैं। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी उनके मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या दूसरे गैर बीजेपी दलों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। गैर जाटो वोट कटता जा रहा है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर भी मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा है। बसपा से लगातार कहा जा रहा है कि अस्तित्व के संकट का सामना कर रही बीएसपी अपने नए सामाजिक अंकगणित में ब्राह्मणों के जगह पर मुसलमानों के साथ एक नई सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर रही है। मायावती ने 30 अप्रैल को ट्वीट किया और कहा कि यूपी के निकाय चुनाव के अंतर्गत 17 नगर निगमों में मेयर पद के लिए हो रहे चुनाव में
बीएसपी द्वारा मुस्लिम समाज को भी उचित भागीदारी देने को लेकर यहाँ राजनीति काफी गरमाई हुई है, क्योंकि उससे खासकर जातिवादी एवं सांप्रदायिक पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। सपा के सामाजिक न्याय के मुद्दे की परीक्षा, दलितों को जोड़ने में लगे अखिलेश का वार, लोकतंत्र को खत्म कर रही बीजेपी सरकार। इसके अलावा प्रदेश का यह निकाय चुनाव प्रमुख विपक्षी पार्टी सपा के सामाजिक न्याय के मुद्दे की परीक्षा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बीजेपी की सांप्रदायिक राजनीति को सामाजिक न्याय के मुद्दे से टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के गढ़ गोरखपुर से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी दलित, सवर्ण सभी का अपमान कर रही है। अपनी नई रणनीति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा के लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए ताकि सभी को उनकी आबादी के अनुपात में उनका अधिकार और सम्मान मिले, मगर जातिवार जनगणना के नाम पर बीजेपी घबरा जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ मामलों की सूची बहुत लंबी है। अखिलेश ने सवाल किया कि क्या उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया था। इसके साथ ही सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सरकार मामलों की लंबी चार्जशीट दिखा रही है, मगर मुख्यमंत्री ने खुद पर से मुकदमे वापस नहीं लिए होते तो वो आज लिस्ट बहुत लंबी होती। वहीं बीजेपी निकाय चुनाव में एक बार फिर उस कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है जिस पर ढेरों सवाल है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से योगी सरकार की कार्यवाही से बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रही है। इस हत्याकांड के बाद सदन के शीर्ष पटल पर खड़े होते योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर पे एनकाउंटर कर रही है। इस एनकाउंटर में माफिया अतीक के बेटे असद अहमद समेत उसके गैंग के कई सदस्य मारे गए। हालांकि उमेश हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता अभी भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। बीजेपी उनको अपना चुनावी मुद्दा बना रही है। माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर इसे चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए संबोधित कर रहे हैं। अपनी लगभग हर जनसभा में मुख्यमंत्री माफियाओं के खिलाफ अपनी सरकार की कार्रवाई को मुद्दा बना रहे हैं। जाहिर बात है कि अतीक गैंग पर हुई कार्यवाही को अपनी सफलता बताकर बीजेपी चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और मसूरी महिला मोर्चा की कार्यकारिणी की बैठक में सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से अपील की गई और आने वाले लोकसभा चुनाव और नगर पालिका चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने की बात की गई, सलाह दी गई। और इस मौके पे मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की पत्नी निर्मला जोशी का स्वागत किया गया, जहां निर्मला जोशी ने बीजेपी की रीति और नीति को जन जन तक पहुंचाने की बात की। इस अवसर पे उन्होंने कहा कि उनका मसूरी से बहुत गहरा लगाव रहा है। इस मौके पे मसूरी महिला बीजेपी मोर्चा की अध्यक्ष गीता कुमारी ने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी चुनाव के लिए काम करने की अपील की। मसूरी में महिला मोर्चा की नई कार्यकारिणी के परिचय सम्मेलन में आई हूँ, सम्मान समारोह में। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, गीता कुमारी को और उसकी पूरी टीम को। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो नई कार्यकारिणी बनी है वो बहुत अच्छी बनी है और वो बहुत अच्छा आगे काम करेगी, मुझे पूरा विश्वास है और मैं सबको बधाई देती हूँ। मसूरी से मुझे खासा लगा और मसूरी से मुझे कोई भी बुलाता है किसी प्रोग्राम में तो मैं आती हूँ। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं मसूरी में मुझे बुलाया गया और मैं ना आई हूँ, क्योंकि हम मसूरी को अपना एक परिवार समझते हैं। परिवार के उसमें हमें अपने भाई बहनों के हर सुख दुख में सम्मिलित होना अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक परिवार हैं, हम कोई ऐसे कोई नेता वाली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।